अगर आप किसी भी सुपर हीरो फैन से ये बात पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन डीसी मूवीज कौन कौन सी हैं, तो वो आपको बैटमैन की इस ट्रिलॉजी को सबसे ऊपर रेकमेंड करेगा। अब भाई क्रिस्टोफर नोलन की ट्रिलॉजी है ही इतनी बेहतरीन, जहाँ पर बैटमैन के सामने फियर, केओस और पेन के चैलेंज को इस तरह से रखा गया है जिससे हमें असल में पता चल पाया कि बैटमैन को बैटमैन क्यों कहा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस मूवी सीरीज के बिहाइंड द सीन फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप सब में से बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी टैब में वोट तो किया ही था, साथ ही साथ हमें कमेंट भी किया था। इस चीज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑब्वियस स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स हों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्रिस्टोफर नोलन और हीथ लेजर ने किस तरह से जोकर के कैरेक्टर को डेवलप किया, जानेंगे डार्क नाइट के बिहाइंड द सीन स्टंट्स के बारे में, साथ ही साथ बैटमैन की सूट और उसकी व्हीकल्स के बारे में, जानेंगे कि कौन था द डार्क नाइट मूवी का असली हीरो, और अंत में डार्क नाइट की चौथी मूवी क्यों नहीं बनी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। लेकिन पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 15। इस फिल्म सीरीज को इसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने अपने भाई जोनाथन नोलन के साथ मिलकर लिखा है, जहां पर उन्होंने इसके लिए बैटमैन की सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइन्स का इंस्पिरेशन लिया। इसी के चलते 1987 की बैटमैन ईयर 1 बैटमैन बिगिंस की इंस्पिरेशन बनी, जिसने बैटमैन और कमिश्नर जेम्स गॉर्डन की गॉथम में शुरुआत की कहानी को समझाया था। वहीं पर 1988 की द किलिंग जोक इंस्पिरेशन बनी जोकर और उसके कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, जहां पर हमें जोकर के पागलपन और उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर का इन्फ्लुएंस द डार्क नाइट मूवी में देखने को मिला। वहीं पर द डार्क नाइट मूवी में द लॉन्ग हेलोवीन इंस्पिरेशन बनी हार्वी डेंट के अच्छे इंसान से टू फेस में बदलने की। वहीं पर द डार्क नाइट रिटर्न्स इंस्पिरेशन बनी द डार्क नाइट राइजेस के लिए। ऑब्वियसली क्रिस्टोफर नोलन और उनके भाई ने मिलकर इन कहानियों से सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन ली और अपनी नई कहानियां लिखी, जिसके कारण डार्क नाइट ट्रिलॉजी आज तक याद रखी जाती है। फैक्ट नंबर 14। अब चलिए बात करते हैं कास्ट एंड क्रू के बारे में। तो इसकी सबसे पहली मूवी बैटमैन बिगिंस में क्रिस्टोफर नोलन ये चाहते थे कि हीथ लेजर इस मूवी में ब्रूस वेन का रोल प्ले करें, पर उस समय हीथ लेजर ने इस रोल को पास कर दिया। वहीं पर इस मूवी सीरीज में बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन का रोल प्ले करने वाले क्रिश्चियन बेल ने 8 और एक्टर्स के साथ मिलकर ब्रूस वेन के लिए ऑडिशन दिया था, जिनमें से एक डॉक्टर क्रेन यानी कि स्केयरक्रो का रोल निभाने वाले सिलियन मर्फी भी थे, लेकिन फाइनली उन्हें इस मूवी में स्केयरक्रो का रोल मिला। वहीं पर दूसरी तरफ आगे की डीसी मूवीज में सुपरमैन का रोल निभाने वाले हेनरी कैविल भी इस ऑडिशन का हिस्सा थे, बट ऑब्वियसली उन्हें नहीं लिया गया। और तो और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मिस्टीरियो का रोल निभाने वाले जेक जिलेनहॉल भी इस ऑडिशन का हिस्सा थे। वैसे अगर जेक जिलेनहॉल इस मूवी सीरीज का हिस्सा होते तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाता, क्योंकि अगली मूवी द डार्क नाइट में रेचल डॉव्स के कैरेक्टर के लिए केटी होम्स को रिप्लेस करके उनकी बहन मैगी जिलेनहॉल को कास्ट किया गया, क्योंकि केटी होम्स खुद इस मूवी सीरीज में रिटर्न नहीं करना चाहती थी। वहीं पर एरन इकहार्ट, जिन्होंने हार्वी डेंट के कैरेक्टर को प्ले किया है, उनसे पहले उनके रोल के लिए मैट डेमन और मार्क रफलो तक को कंसीडर किया जा रहा था, जो एमसीयू में ब्रूस बैनर या हल्क के रूप में भी दिख चुके हैं। फैक्ट नंबर 13। अगर आप भी एक मूवी बफ हैं तो आपने क्रिस्टोफर नोलन की कई सारी मूवीज देखी होंगी, और एक बात आपने जरूर गौर की होगी कि क्रिस्टोफर नोलन सीक्वल्स पर फोकस नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा एक कंप्लीट स्टोरी पर ही काम करते हैं, और बैटमैन बिगिंस को भी उन्होंने इसी इंटेंशन से बनाया था। यही कारण है कि वो इसके बीतने के बाद 2006 की अपनी प्रेस्टीज मूवी में बिजी हो गए, पर जब उन्होंने जोकर के कैरेक्टर के बारे में और जानकारी जुटाई तो वो इस कैरेक्टर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपने सबसे बड़े नियम को तोड़ने का फैसला किया और इस पर एक मूवी बना डाला। फैक्ट नंबर 12। गॉथम के सड़े हुए विलेंस के अलावा इंसाफ के लिए लड़ने वाले इस इंसाफ के पुजारी से किसको प्रॉब्लम हो सकता है? वेल, प्रॉब्लम हुई है, और एक पूरे के पूरे शहर को हुई है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टर्की के एक शहर की। असल में हुआ ये था कि टर्की में एक बैटमैन नाम का शहर है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन इस शहर के मेयर को ये लग रहा था कि हो सकता है कि बैटमैन का नाम इस शहर के नाम का मजाक बना दे और इस शहर की छवि को बर्बाद कर दे। भाई, अगर किसी ने उन्हें उसी समय बैटमैन की कहानी पकड़कर पढ़वाई होती तो वो उसी दिन से बैटमैन के मेयर होने पर गर्व करने लगते। फैक्ट नंबर 11। वहीं पर अगर बात हो ही रही है शहर की, तो इसी मूवी सीरीज के कई सारे चेस सीन्स को शिकागो की सड़कों पर किया गया है, और कई बार ये इतना ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता था कि शिकागो के रहने वाले लोगों ने कई बार 911 में कॉल करके इस चीज की कंप्लेंट कराई थी, जहां पर उन्होंने कई बार बताया था कि एक ब्लैक टैंक कुछ लोग का पीछा कर रही है। अब भाई इनको कौन समझाने जाए कि ये बैटमोबाइल है,
और ये बैटमैन की एक रेगुलर नाइट है। फैक्ट नंबर 10। अब चलिए बात करते हैं बिहाइंड द सीन स्टंट्स के बारे में। इस मूवी सीरीज में कई जगहों पर CGI का बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है और ज्यादातर प्रैक्टिकल एलिमेंट्स को ही यूज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया शिकागो की चेज सीन्स के बारे में, उन्हें सचमुच रोड पर फिल्माया जाता था, पर फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चेज सीन्स को स्मॉल स्केल मॉडल्स की मदद से भी किया जाता था। वहीं पर द डार्क नाइट मूवी में सचमुच इस 18 व्हील के ट्रक को फ्लिप किया गया था और इसके लिए एक बहुत बड़े पिस्टन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पर टम्बलर के छत वाले सीन और इस प्लेन के टूटने वाले सीन को दिखाने के लिए यहाँ पर भी स्मॉल स्केल मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर इसके आगे के सीन के लिए एक सचमुच के प्लेन को लटकाया गया था और इसे सीन में ड्रॉप किया गया था। फैक्ट नंबर 9। अब चलिए बात करते हैं बैटमैन की व्हीकल्स के बारे में। तो बैटमैन की आइकॉनिक टम्बलर को सचमुच का डेवलप किया गया था, जहां पर इसके इनिशियल प्रोटोटाइप को डेवलप करने में 1 साल का वक्त लगा और इसके डिजाइन के लिए हमर जीप और लैम्बोर्गिनी से इंस्पिरेशन लिया गया। आखिरकार इसे फाइबर ग्लास की मदद से डिजाइन किया गया और बनने के बाद इसका टोटल वजन 2.5 टन हुआ और इसके जैसे ही बैटमैन के लिए 60 टम्बलर्स को बनाया गया जो थ्रू आउट द सीरीज यूज की गई। इसके अलावा कई और टम्बलर्स को बनाया गया जिन्हें द डार्क नाइट राइजेस में यूज किया गया। वहीं पर द डार्क नाइट में बैटमैन की मोटर बाइक बैटपॉड को भी असल में बनाया गया था, बट ये कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मुश्किल थी, जिसके कारण इसे चलाने के लिए स्टंट मैन का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं पर डार्क नाइट राइजेस में उड़ रहे बैट प्लेन को बेसिकली इस मूवी में बैट कहा गया है, जिसे बेसिकली क्रेन्स की मदद से लटका के दिखाया जाता था। फैक्ट नंबर 8। बैटमैन के बैट सूट को तकरीबन 200 छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर बनाया गया था, जिनमें मेनली फाइबर ग्लास, मेटल और नायलॉन का इस्तेमाल किया गया था। इनिशियली 2004 की मैकेनिस्ट मूवी के लिए क्रिश्चियन बेल ने अपना बहुत ही ज्यादा वजन घटा लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बैटमैन बिगिंस के लिए इतनी ज्यादा बॉडी बनाई कि क्रिस्टोफर नोलन को थोड़ा और वजन कम करने को कहना पड़ा। और शुरुआत में उन्हें इस सूट को पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से इस सूट में उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी और वो अपने इसी गर्मी के गुस्से का इस्तेमाल बैटमैन के गुस्से और एग्रेशन के लिए करते थे। इस सीरीज में आगे जाके इस सूट को और अपग्रेड किया गया और इसे और कंफर्टेबल बनाया गया। फैक्ट नंबर 7। क्रिस्टोफर नोलन को अपनी मूवीज में IMAX कैमरा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा पसंद है। ये कैमरास बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी इमेज तो कैप्चर करते ही हैं, लेकिन ये कैमरास इतने भारी होते हैं और आवाज करते हैं कि इन्हें मैनेज करना ही बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण द डार्क नाइट के एक चेज सीक्वेंस के दौरान एक कैमरा क्रू से गलती से टूट गया। आपको बता दें कि उस समय इस कैमरे का दाम $5 लाख था और उस समय दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 ही कैमरेज मौजूद थे। इसके बाद द डार्क नाइट राइजेस में फिर से यही काम हुआ, जिसमें एन हैथवे के एक स्टंट परफॉर्मर ने अपना बैट पॉड इस कैमरा में दे मारा और कैमरा फिर से टूट गया। तो हाँ, इन्हीं छोटी मोटी गलतियों की वजह से ही इस फ्रेंचाइजी को $1 मिलियन का एडिशनल झटका लगा। फैक्ट नंबर 6। अब चलिए बात करते हैं जोकर के बारे में, क्योंकि यही सीरीज है जिसने जोकर के कैरेक्टर को दुनिया भर में फेमस कर दिया। फाइनली हीथ लेजर इस सीरीज में जोकर का रोल प्ले करने के लिए क्रिस्टोफर नोलन के साथ आए, जहां पर उन्होंने 6 हफ्तों के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर दिया था, जहां पर उन्होंने जोकर की आइकॉनिक बिहेवियर और हंसी को डेवलप किया। वहीं पर जोकर की साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए उन्होंने अ क्लॉकवर्क ऑरेंज के एलेक्स डिलाज नाम के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ली। वहीं पर इस सुपर विलन को मूवी के अंदर लिखने के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने 1933 की फिट्ज लैंग की द टेस्टमेंट ऑफ डॉक्टर मबूज मूवी देखी। इसके अलावा इस मूवी में जोकर का रोल प्ले करने के लिए जोकर का मेकअप खुद हीथ लेजर ने ही डेवलप किया था, जहां पर मूवी में जोकर जब भी अपनी जीभ को बाहर निकालता है, वहां पर बेसिकली हीथ लेजर अपनी जीभ से अपने प्रोस्थेटिक्स को ठीक कर रहे थे। पर सरप्राइजिंगली ये मूवी में काफी खतरनाक भी लगा। वहीं पर दूसरी ओर माइकल केन, जिन्होंने एल्फ्रेड का रोल निभाया है, जब उन्होंने हीथ लेजर को एज जोकर देखा तो वो डर के मारे अपनी लाइन भूल गए। फैक्ट नंबर 5। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज में हीथ लेजर द्वारा किए हुए कुछ इम्प्रोवाइजेशंस के बारे में, जिसने जोकर के कैरेक्टर को और भी ज्यादा रीडिफाइन किया। डार्क नाइट मूवी में हॉस्पिटल का ब्लास्ट एक बार में ही होने वाला था, जहां पर जोकर ने जब इसका डेटोनेटर दबाया तो ये एक बार में नहीं फटा। वहीं पर हीथ लेजर ने इस सीन को कंटिन्यू करते हुए मल्टीपल ट्राइज किए और सडनली ये ब्लास्ट हो गया। और जो सडन रिस्पॉन्स या रिएक्शन आप जोकर के चेहरे पर देखते हैं वो बेसिकली पूरी तरह से जेन्युइन है और इसे मूवी में रखा गया। वहीं पर दूसरी तरफ जब जोकर को जेल में बंद किया जाता है और कमिश्नर जिम गॉर्डन के लिए सभी तालियां बजाते हैं, वहीं पर जोकर भी अपनी शैतानी ताली बजाने लगता है और ये बेसिकली स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था और इसे पूरी तरह से हीथ लेजर ने इम्प्रोवाइज किया था, जिसने जोकर के कैरेक्टर को और भी ज्यादा बिलीवेबल दिखाया। वहीं पर इंटरोगेशन वाले सीन में हीथ लेजर ने क्रिश्चियन बेल से कहा था
वो उन्हें सीन के अंदर सचमुच पीटे, और क्रिश्चियन बेल ने वैसा ही कर भी दिया। फैक्ट नंबर 4, जोकर का इतना जानदार और शानदार पोर्ट्रियल देने के बाद भी वो अपनी सक्सेस और रिस्पेक्ट को बटोरने के लिए जिंदा नहीं रहे। उनकी मौत एक ड्रग की ओवरडोज की वजह से हो गई थी, पर फिर भी मरने से पहले उन्होंने प्रिंसिपल फोटोग्राफी के अंदर ही अपनी सारी की सारी शूटिंग कंप्लीट कर ली थी, जिसके कारण उनके जाने के बाद भी मूवी को बनने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और मूवी के आने के बाद उन्हें 32 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्टर के लिए अलग अलग अवार्ड्स दिए गए, जिसमें एक ऑस्कर अवार्ड भी था, जो पहली बार किसी कॉमिक बुक मूवी के लिए दिया गया था। प्लान तो ये भी था कि अगर हीथ लेजर जिंदा होते तो उन्हें थर्ड मूवी में भी दिखाया जाता, और वो भी स्केयरक्रो के ट्रायल का सामना करते हुए दिखते। फैक्ट नंबर 3, आप सब में से बहुत सारे लोग को लगता होगा कि द डार्क नाइट है तो बैटमैन ही हीरो होगा, या फिर ये मूवी जोकर के हिसाब से थी इसीलिए ये मूवी जोकर की थी। वेल, इस मूवी के मेकर क्रिस्टोफर नोलन के हिसाब से इस मूवी का मेन हीरो हार्वी डेंट था, जो बेसिकली निडर और बहादुर था, और उसमें बैटमैन की तरह ही सारी खूबियां थीं। पर जोकर के मैनिपुलेट करने के बाद वो फाइनली एक विलन बनता है, और यही हार्वी डेंट की राइज और फॉल इस मूवी का मेन एंगल बना। आपको वैसे क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, अब चलिए बात करते हैं एक सनकी के बारे में। 2012 की द डार्क नाइट राइजेस की रिलीज के दौरान अमेरिका के कोलोराडो के अरोरा सिनेमा हॉल के जेम्स होम्स नाम के एक सनकी ने वहां पर द डार्क नाइट राइजेस देख रहे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें उसने कई लोगों को घायल भी कर दिया और कई लोगों की जान ले ली। उससे पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने इसकी कोई खास वजह नहीं बताई, और उसने कहा कि वो जानता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसकी इसी मेंटल हालत को देखते हुए उसे लाइफ लॉन्ग प्रिजन सेंटेंस किया गया। और 2019 की जोकर मूवी रिलीज होने से पहले इसी इंसिडेंट के विक्टिम्स और सर्वाइवर्स ने गवर्नमेंट को इस मूवी पर ध्यान देने का रिक्वेस्ट किया, जिसकी वजह से ही गवर्नमेंट ने इतने सारे कड़े प्रिकॉशंस दिए थे जोकर मूवी के रिलीज होने से पहले। फैक्ट नंबर 1, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्रिस्टोफर नोलन की चौथी बैटमैन की मूवी क्यों नहीं आई, जबकि इस ट्रिलॉजी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में $2.4 बिलियन का बिजनेस किया था, और द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस दोनों ने लगभग $1 बिलियन का बिजनेस किया। अब जाहिर सी बात है, मूवी जब इतने पैसे कमा रही है तो वार्नर ब्रोस को चौथी मूवी बनानी ही चाहिए थी। वेल, एक रीसेंट इंटरव्यू में क्रिश्चियन बेल ने ये रिवील किया कि वार्नर ब्रोस उनके पास चौथी मूवी के लिए आए थे, लेकिन ये क्रिस्टोफर नोलन का सपना था कि अगर वो सीक्वल्स बनाएंगे ही तो वो बैटमैन की मूवीज को ट्रिलॉजी के बाद खत्म कर देंगे, और उन्होंने हर मूवी को ऐसे ही बनाया है जैसे कि वो इसकी अगली मूवी दोबारा नहीं बनाने वाले। और इस ट्रिलॉजी के दौरान इसकी शुरुआत में उन्होंने बैटमैन के कैरेक्टर की शुरुआत की, और इसके अंत में उन्होंने बैटमैन के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया। इसीलिए क्रिस्टोफर नोलन को चौथी मूवी की कोई जरूरत साबित नहीं हुई, और चौथी मूवी नहीं आ पाई। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग डार्क नाइट ट्रिलॉजी फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको इस लिस्ट का कौन सा फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे तो बैटमैन के व्हीकल्स के बारे में जानकर ये हैरानी हुई कि उन्हें सचमुच का डेवलप किया गया था। वैसे अगर इन फैक्ट्स के अलावा भी आपको कोई फैक्ट मालूम है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने कोई सवाल, सुझाव या फिर कोई फ्यूचर वीडियो टॉपिक सजेशन इंक्लूड करना मत भूलिएगा। और हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर भी कर सकते हैं। अंत में हमारी ऐसी ऑसम कंटेंट और इनसे जुड़े हुए न्यूज, अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।